everyone. I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट BFUHS की क्लासेस। तो मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं 110 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, और जैसे कि आपको पता है 120 वैकेंसीज तो आउट हो गई हैं, बाकी वैकेंसीज भी आउट हो जाएंगी। तो आप अपनी प्रेपरेशन जो है अब जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो। ये जो सीरीज़ है स्पेशली फॉर BFUHS एंड GMCH जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है। सो अगर आप इनकी प्रेपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 111th क्वेश्चन। सो अब रेगुलरली ही वीडियोस आएंगी टिल योर पेपर। तो ये सीरीज मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, पहले मैं रैंडमली वीडियोस डाल रही थी पर अब रेगुलरली रहेंगी। तो रेगुलरिटी के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। BFUHS एंड GMCH के लिए जो बैचेस हैं वो आप लोगों को पता है, मैंने डाल दिए हैं डिटेल्स में कि वो जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इन दोनों पेपर्स के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब आप लोगों के लिए बचा है 3 to 4 मंथ्स का टाइम। सो अगर अब आप डिले करोगे तो अब आपका सिलेबस रह जाएगा। तो उसी से अच्छा है कि 7973244089 पे आप मेरे से बात करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइम बैचेस ऑफर पे चल रहे हैं फॉर 1 वीक। जो 2 बैचेस है, एक है 2299 का 4 मंथ्स का बैच और एक है मेरे पास 1399 का 3 मंथ्स का बैच। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, बैचेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। जो 4 मंथ्स का बैच है इसमें मैं आपको सबसे पहले करवाने जा रही हूँ बेसिक्स। पहले तो हम ऑर्गन्स के बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझेंगे, उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को MCQs भी करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, डाउट क्लासेस सब होगा। सो ये बैच जो है उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, सो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो 1399 का 3 मंथ्स का बैच है वो उनके लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। इसमें मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि 200+ रहेंगे, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। बोथ आर बैचेस जो है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड है। अगर आप लाइव लगाना चाहते हो तो लाइव भी देख सकते हो और आपको रोज रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 111 क्वेश्चन 111th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फॉर BFUHS एंड GMCH। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग इज। सो अगर किसी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए एंटीडोट कौन सा यूज होता है? ऑप्शन है पिलोकार्पिन, बीथेनेकोल, फिजोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन। सो देखो दो आप मेडिसिन में कंफ्यूज हो गए, आई नो, दैट इज फिजियोस्टिग्माइन एंड पिलोकार्पिन। सो अगर आपको ये दोनों मेडिसिन ऑप्शंस में आ रही हैं एंटीडोट तो आप टिक लगाओगे फिजियोस्टिग्माइन को। देखो बाकी मेडिसिन की भी हम बात करते हैं, पहले तो पिलोकार्पिन की बात करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए यूज होती है? अगर किसी को ड्राई माउथ है, थ्रॉट में ड्राइनेस है, उन लोगों के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ड्राई माउथ लाइक अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही है और रेडिएशन थेरेपी चल रही है, ठीक है ना, तो उन लोगों में हम ये यूज करेंगे ताकि क्या है, उनके जो ये सिक्रीशंस कम हुई हैं उनको ये कंपनसेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बीथेनकॉल की। तो ये क्या है, एक पैरासिम्पैथेटिक एजेंट है। ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं? टू ट्रीट द डिसऑर्डर ऑफ ब्लैडर। तो इन मेडिसिन को आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आप सब के सब क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, ट्रीट करने के लिए कौन से? ब्लैडर के और यूरिनरी ट्रैक के सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। नियोस्टिग्माइन तो आपने बहुत बार पढ़ी है, ये यूज होती है फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। किसके लिए यूज होती है? फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग है, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर जो फिजियोस्टिग्माइन है ये एंटीडोट है एट्रोपिन पॉइजनिंग का। क्लियर? सो आई थिंक सारी ही मेडिसिन आपको क्लियर होगी। माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए कौन सी यूज करते हैं? ब्लैडर और UTI की प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी यूज करते हैं? ड्राइनेस जहाँ पे सिक्रीशंस कम हो जाती हैं उसके लिए कौन सी यूज करते हैं? सो ऐसे आपको सारी, देखो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसका सब कुछ पता होना चाहिए आपको, तभी 1 नंबर पक्का है। ठीक है, नहीं तो आप पिलोकार्पिन और फिजियोस्टिग्माइन में ही जो है कंफ्यूज रहते। नेक्स्ट है
The primary purpose of administering magnesium sulfate IV for the patient who has premature rupture of membrane and has rest concentration in contractions in 10 minutes is to, देखो क्या रहता है कि प्राइमरी पर्पस क्या रहता है मैग्नीशियम सल्फेट का आईवी देने का, पेशेंट को प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गई है और पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं हर 10 मिनट में, क्या रहता है, प्रोवाइड सेडेशन, इम्प्रूव फीटल लंग फंक्शन, मेंटेन ब्लड प्रेशर या फिर इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शंस। मैग्नीशियम सल्फेट हम प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में इसलिए देते हैं टू इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शंस। देखो अगर पेशेंट की प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो चुकी हैं तो पेशेंट के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी 10-10 मिनट बाद आ रहे हैं और प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं, तो हम ये इसीलिए देते हैं ताकि पेशेंट को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस ना आए। कॉन्ट्रैक्शंस को बंद करवाने के लिए वील गो फॉर अ मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट है द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज, जो फीटल मूवमेंट्स मदर को परसीव होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बच्चे की मूवमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, क्विकनिंग, ब्लॉटमेंट, सो ये यहाँ पे कट हो जाएगा, ब्लॉटमेंट या फिर उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, सो उसको देखो हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग जो है मदर को फील होती है और ये क्विकनिंग जो है अगर आपको आए कि व्हाट इज़ द क्विकनिंग जो है ये कौन से साइंस में आती है, तो ये हमेशा प्रिजम्पटिव साइंस में आएगी। क्विकनिंग तभी आप पॉजिटिव साइन में डालोगे जब उसका अल्ट्रासोनोग्राफी हो चुकी है, तब उसे क्विकनिंग फील हो रखी है, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपको आके बताता है और ये प्रिजम्पटिव साइंस में आती है। ठीक है, ब्लॉटमेंट क्या होता है कि आप एक सर्वाइकल टैप देते हो नीचे को और बच्चा जो है अंदर ब्लॉट करता है। एंगेजमेंट क्या होती है, जब बच्चे का हेड जो है पेल्विक जो ब्रिम है उसमें फंस जाए। लाइटनिंग जो होती है दैट इज अ शो कि आपको जो बच्चा है अब वो जो बाहर आता हुआ दिख रहा है। क्लियर? सो क्विकनिंग जो है इज अ एक्टिव परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि 10 years old चाइल्ड है, अस्थमा का, एडमिट हुआ है वार्ड में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स। तो 10 साल का बच्चा अस्थमा के साथ एडमिट हुआ है वार्ड में, तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है जिसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। सिट अपराइट, रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, ब्रेथ रेट 20 मिनट्स, रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। सो देखो मेन क्या रहता है कि अगर किसी को भी अस्थमा है और वो सिटिंग ही बैठ रहा है और लाई डाउन पोजीशन को रिफ्यूज कर रहा है, देखो जब भी पेशेंट सिटिंग अपराइट ऑर्थोपेनिक पोजीशन में होता है, पेशेंट जो बैठता है तो उसके लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और उसे सांस लेने में ईजी रहता है, और अगर वो लेटता है तो उसके लंग्स जो है वो एक्सपैंड नहीं हो पाते और उसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है। और अगर अस्थमा वाला पेशेंट जो है लेटने के लिए मना कर रहा है, लाई डाउन पोजीशन के लिए मना कर रहा है, देन देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन गोइंग ऑन। सो आप क्या कहोगे कि इसके लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो ऐसे तो पेशेंट बैठा ही रहेगा। सो ये जो है एक ऑब्जर्वेशन जो है इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। देखो ब्रेथ रेट उसका नॉर्मल है और खाना खाने के लिए वो रिफ्यूज कर सकता है, बच्चा है छोटा 10 साल का, और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है। ठीक है, बट फर्स्ट जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी व्हाट इज द डेवलपमेंट रिस्क ऑफ अ टॉडलर। सो टॉडलर के लिए डेवलपमेंट रिस्क क्या रहता है, एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, बहुत बार ये थ्योरी मैं करा चुकी हूँ, अभी एसआईसी की जो सीरीज चल रही थी उसमें भी करवाया है मैंने। सो एरिक्सन के हिसाब से टॉडलर के लिए डेवलपमेंटल टास्क क्या है, ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव, गिल्ट, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी। तो इस जो एरिक्सन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो टॉडलर है उसमें रिस्क क्या होता है। सो देखो अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी, एक टॉडलर जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 3 ईयर्स वाले बच्चे को हम बोलते हैं, उसमें ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट का जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बच्चा जो है लाइफ साइकिल को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है। दूसरा उसे जो है फील ऑफ शेम एंड सेल्फ डाउट भी होता है। ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल भी आ जाता है। ऐसा कैसे, आप उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, उसे बहुत खाना खुद से खाना आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें टॉडलर में दिखाई देती है। ठीक है, आगे वाले भी बता देती हूँ। इनिशिएटिव एंड जो
आपको गिल्ट है वो दिखाई देता है हमेशा प्ले एज में। प्ले एज कौन सी होती है? जो कि आपकी 3 to 6 ईयर्स वाली होती है, ठीक है। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो है हमें इन्फेंसी में दिखाई देता है। इन्फेंसी कौन से होते हैं? आप 0 से 1 ईयर वाले। इंडस्ट्री एंड इनफेरिटी हमें किस में दिखाई देती है? स्कूल एज वाले बच्चों में, ठीक है। स्कूल एज वाले कौन से होते हैं? 7 to 11 ईयर्स वाले बच्चे। क्लियर? सो एरिक्सन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी करके जाना ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना भूले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं। सो जो बच्चा सुनना चाहता है सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। जो बैचेस हैं आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे साथ कॉल पे बात करके या फिर मैसेज करके। BFUH एंड GMCH के लिए बैचेस है। GMCH की वैकेंसी भी अब आउट होने वाली है, सो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। जैसे BFUH की एकदम से हुई है वैसे ही GMCH की होगी, सो डीले मत करना। 2 बैचेस हैं, 2299 एंड 1399। ये दोनों बैचेस इस टाइम ऑफर पे चल रहे हैं फॉर 1 वीक। अदरवाइज ये बैच हो जाएगा 2499 का और ये बैच हो जाएगा 1499 का। सो ये दोनों बैचेस जो कैसे हैं, 2299 का बैच 4 मंथ्स का है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपना बेसिक सबसे पहले कंसेप्ट जो है नर्सिंग का वो क्लियर करना चाहते हैं, ऑर्गन्स के बारे में समझना चाहते हैं, उनका बेसिक नहीं क्लियर। इसमें हम सबसे पहले बेसिक करेंगे, देन थ्योरी, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। 1399 का 3 मंथ्स का बैच है जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक 200 प्लस रहने वाले हैं, प्रॉपरली करवाए जाएंगे। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अपने इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। डिले मत करो, अगर करना है तो टाइम पे करो, अपना सिलेबस पेंडिंग ना रहे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 115th क्वेश्चन कर लिया हमने, 116th क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली वीडियोस भी देख लेना ताकि आपकी कंटिन्यूटी बन जाए। सर्विस एम्ड at reducing the prevalence of psychiatric illness by shortening the course of illness is called। so उन सर्विसेज का क्या मीनिंग होता है जब आप प्रेवलेंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, मतलब जो कॉजेज है साइकेट्रिक इलनेस के, उनकी जो है कम करते हो, उनको रिड्यूस करते हो ताकि जो इलनेस है कॉज की वो कम हो जाए, ठीक है ना। कोर्स जो है इलनेस का, जैसे आप किसी को थेरेपीज दे रहे हो, उसका जो कोर्स है वो छोटा हो जाए और जो पेशेंट है वो जल्दी रिहेबिलिटेट हो जाए। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं उसको, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन या फिर प्रिमोडियल प्रिवेंशन। सो देखो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब भी आप प्रेवलेंसेस को कम करते हो। क्लियर? सो प्रेवलेंसेस हमेशा कम करने पे आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन आएगी। अगर आप किसी भी चीज़ की जो कॉजेज है उनको अर्ली डिटेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, किसी भी कॉजेज को लेबॉर्ट्री टेस्ट करा के, उसके मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करा के, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी और अर्ली डिटेक्शन से क्या होगा, जो कोर्स होगा उसका वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट एम्पुटेशन ऑफ अ लेग complains of pain in amputated part, the nurse should explain to patient which of the following। so देखो पेशेंट अभी अभी ना उसकी लेग एम्पुटेशन हुई है, कट गई है, ठीक है, और वो कहता है कि जो पार्ट उसका कट गया उसमें वहाँ पर उसको पेन हो रही है, तो आप पेशेंट को क्या समझाओगे? द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम, द पेन इज अ फिनोमेना नॉन एज घोस्ट पेन, द पेन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लेग हैज बीन एम्पुटेटेड, द पेन इज अ रियल एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट। सो देखो इस टाइप की पेन को हम बोलते हैं घोस्ट पेन, ठीक है, जिसको हम आपने सुना होगा कि पेशेंट को है फैंटम पेन होती है, फैंटम पेन भी इसी को ही बोलते हैं, घोस्ट पेन भी इसी को ही बोलते हैं, जो कि एम्पुटेटेड पार्ट में पेशेंट को देखने को मिलती है। सो आप ये बोलोगे कि उसको समझाओ कि दिस इज नोन एज अ घोस्ट पेन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। बहुत ही इजी क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन क्या है कॉज है यूटीआई का? एस्चीरिया कोलाई, सेटेरिया सेप्सिस, प्रोट्यूसिस मैरबिलिस या फिर सीडोमोनास। सो इसको हम कहते हैं ई कोलाई, जो है सबसे मोस्ट कॉमनली जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कॉज है। और ये मोस्ट कॉमन क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। सो अगर आपको बोला जाए व्हाट इज कौन सा मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, तो यूटीआई इन्फेक्शन जो है मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। तो हेपेटाइटिस ई वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंजेक्शन, ओरोफिकल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल। सो इट इज अ ओरोफिकल, ठीक है, ए भी और ई भी, ठीक है, ए एंड ई जो है दोनों ओरोफिकल से ही होते हैं।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट। तो ये सारे प्रिंसिपल हैं डॉक्यूमेंटेशन के, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत डालता है BFUHS। सो कौन सा नहीं है? एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस, करेक्ट स्पेलिंग, एप्रोप्रिएटनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, लास्ट क्वेश्चन होता है, तो आपको कमेंट्स पे लिखना है कि डॉक्यूमेंटेशंस के लिए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। आज ही बैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द 6 जुलाई न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले आप ये ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। BFUHS एंड GMCH 2299 का 4 मंथ्स का बैच है, 1399 का 3 मंथ्स का बैच है। कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, डिटेल ले सकते हो मेरे से बात करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।